नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बीएसटीसी फर्स्ट ईयर का पहला पेपर जो है बच्चे और बचपन, उसकी हम सेकंड यूनिट को पढ़ेंगे कि सेकंड यूनिट में कौन कौन से प्रश्न मुख्य रूप से बनेंगे। तो आपको अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर पढ़ने में कोई प्रकार की परेशानी आती है या किसी बच्चे के पास में सीरीज नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग आधे घंटे भी अगर हमारी क्लास लेंगे तो आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि मैंने सीरीज़ कभी पढ़ी नहीं या फिर मैंने पढ़ाई नहीं की। तो बस मैं इसी उद्देश्य को लेकर के आप लोगों के लिए चाहता हूँ कि आप कुछ पढ़ें। ठीक है, आप लोग अपना तरह तरह का जो दिमाग और कमेंट, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कुछ कर देते हैं कमेंट, उनका सोच गलत है। देखो, जिस व्यक्ति का सोच ही गलत होता है उस व्यक्ति का कोई इलाज भी नहीं कर सकता है जीवन में, क्योंकि जब तक वो खुद अपनी सोच नहीं बदलेगा उसका खुद का इलाज कभी नहीं हो सकता। इसलिए मैं तो केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप पढ़ लीजिए, अगर अच्छा नहीं लगता है तो पढ़ाई बंद कर दीजिए, मत पढ़िए आप लोग। क्योंकि पढ़ने को हर कोई व्यक्ति जब पढ़ता है तो वो अपने लिए पढ़ता है, किसी दूसरे के लिए नहीं। इसलिए आप लोग किसी के बारे में गलत नहीं सोचें कि ये तो केवल सीरीज़ों का रिवीजन करवा रहा है। हाँ, मैं सीरीज़ों का रिवीजन करवा रहा हूँ दोस्तों, लेकिन उसकी वजह है। वजह यह है कि कुछ विद्यार्थी बड़े आलसी भी होते हैं, तो कम से कम वो इस बहाने से पढ़ तो लेंगे ना। बस यही मेरा लक्ष्य है और मैं अपने लक्ष्य को पूरा कर रहा हूँ। साथियों, तुम भी तो कुछ करो ना अपने आप में। मैं अपने लक्ष्य को पूरा कर रहा हूँ तो तुम्हारा भी धर्म है कि आप भी अपने लक्ष्य के प्रति ध्यान रखें। अभी से स्टार्ट पढ़ाई करो, और जब बैक लग जाती है फिर आप लोग रोते डोलते हो, तो ऐसा क्यों करते हो? इसलिए आप लोग अभी से ही अपना रिवीजन स्टार्ट करते हैं, इसी में भलाई है आप लोगों की। तो चलिए मैं यूनिट नंबर 2 की तरफ बढ़ता हूँ। आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। जिस विद्यार्थी के पास में इस 1 वीक सीरीज़ की PDF नहीं है उसको मैं टेलीग्राम पर ये 1 वीक सीरीज़ अवेलेबल करवा दूंगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल शुरू से ही पूरा का पूरा सीरीज़ हम पढ़ा रहे हैं, तो फिर आपको क्या दिक्कत है? पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि भाई बचपन की अवधि मानी जाती है। बचपन कब से होता है भाई? जन्म से लेकर के किशोर अवस्था तक बचपन माना जाता है। समझ में आ गया? ये बचपन होता है जन्म से लेकर के किशोर अवस्था तक। अगला क्वेश्चन है, बचपन के विकासात्मक चरण कहे जाते हैं। तो बचपन तो बहुत सारे चरणों से होकर गुजरता है, आप लोगों को पता होगा। जैसे सहसावस्था है यानी प्रारंभिक बचपन है, उसके बाद मध्य अवस्था है यानी बाल्यावस्था है, और लास्ट में अपनी किशोर अवस्था है। ये बचपन के विकास के चरण हैं। विकास जब होता है वो जन्म से लेकर के 19 वर्ष या 18 वर्ष की उम्र तक पूरा हो जाता है बच्चे का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? उपरोक्त सभी कर लीजिए आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बचपन की आधुनिक धारणा की उत्पत्ति का श्रेय किसको दिया गया है? भाई अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखना जिस व्यक्ति ने बचपन की धारणा दी थी वो कौन थे? जीन जैक्स रूसो थे। कौन थे? रूसो, इसका शॉर्ट में नाम ले सकते हो। तो आप लोग यही आंसर करके आएंगे। अगला क्वेश्चन है, लास्ट चाइल्ड इन द वुड्स। लास्ट चाइल्ड इन द वुड्स, इस पुस्तक के राइटर कौन है? तो याद रखना रिचर्ड्स हैं। कौन है? रिचर्ड्स हैं। और ये वही रिचर्ड्स व्यक्ति है जिन्होंने प्रायोजना शब्द का सबसे पहले उल्लेख किया था। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, आप शिक्षण विधियाँ पढ़ेंगे तो प्रायोजना शब्द जिस व्यक्ति ने दिया था 1900 ईस्वी में, वो थे हमारे रिचर्ड्स। जबकि प्रायोजना विधि के जनक कौन है? मैं आपको सब बता रहा हूँ। किलपैट्रिक। कौन है? किलपैट्रिक प्रायोजना विधि के जनक माने जाते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि प्रायोजना विधि की अवधारणा किसने दी थी, किसका मूल आधार था, तो जॉन डेवी का। देखो 3 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा याद हो गए, आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। भाई प्रायोजना विधि शब्द दिया था रिचर्ड्स ने, जिसने पुस्तक लिखी थी लास्ट चाइल्ड इन द वुड्स। प्रायोजना विधि के जनक कौन है या प्रतिपादक कौन है? किलपैट्रिक। और प्रायोजना विधि जो है वो विधि के मूलाधार कौन है या विचार किसके मन में आया सबसे पहले? तो जॉन डेवी आंसर करके आएंगे। आ गया समझ में? इस तरीके से ऐसा मत सोचिए कि मैं केवल सीरीज ही पढ़ा रहा हूँ। इसी से अटैचमेंट में बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपको इसी साइकोलॉजी से करा दूंगा, क्योंकि साइकोलॉजी ही चलती है हमारी एसटीसी में। बचपन की विशिष्ट चरित्र, स्नेह व दया भावना वाली अवधारणा का उद्भव
किससे हुआ है? तो भाई जितना भी हमारा चरित्र जो सुधरता है या चरित्र बनता है, स्नेह दया भावना आती है, ये सारी की सारी चीज़ें हम अपने परिवार से ही ज़्यादातर सीख लेते हैं। बच्चे के विकास की प्राथमिक पाठशाला और द्वितीयक पाठशाला कौन सी होती है भाई? तो प्राथमिक तो हो जाती है परिवार और द्वितीयक क्या हो जाती है? विद्यालय। ठीक है ना। पहले बच्चे की प्रथम पाठशाला परिवार होती है और उसकी प्रथम गुरु उस बच्चे की माँ होती है। और बच्चा जब 5 वर्ष का हो जाता है उसके बाद वो विद्यालय में प्रवेश लेता है। ठीक है ना। तो परिवार के अंदर जो शिक्षा दी जाती है उसको वो होती है अनौपचारिक शिक्षा। बताओ यहाँ पर कोई नियम चलते हैं क्या? अनौपचारिक शिक्षा दी जाती है परिवार के अंदर, इसलिए हम परिवार को अनौपचारिक संस्था कहते हैं। जबकि विद्यालय कैसी है? औपचारिक संस्था है। भाई इसमें तो सारे के सारे नियम वगैरह चलते हैं ना, तो ये औपचारिक संस्था है। बताओ कौन बताएगा इतना तरीके से? आगे आप पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। अब देखो, फिलिप एरिज तो व्यक्ति थे। फिलिप एरिज की बचपन की अवधारणा किस वर्ग के बच्चों तक सीमित थी? बताओ, ये अवधारणा उसने किसके लिए दी थी? विशेष अभिजात्य वर्ग के बच्चों के लिए। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन 8वां है, संयुक्त राष्ट्र संघ बच्चों के लिए किस संस्था के माध्यम से पूरे वर्ल्ड में काम कर रहा है? तो याद रखना कौन सी संस्था है वो है यूनिसेफ। यूनिसेफ संस्था है जो बच्चों के लिए काम करती है। किसने बनाई है? संयुक्त राष्ट्र संघ ने बनाई है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना। आगे बात करते हैं हम, इम्पोर्टेंट नहीं सीधा भी बहुत है। देखो भाई, बाल श्रम अधिनियम 1986 के अंतर्गत एक बच्चा जिसने अभी तक कितने वर्ष पूरे नहीं किए? 18 वर्ष पूरे नहीं किए। कहने का मतलब यह है कि जिस बच्चे की उम्र 18 वर्ष नहीं होती है, अगर उस बच्चे को कार्य पर लगाया जाता है किसी भी उद्योग कारखाने किसी संस्था में, तो वो बच्चा बाल श्रम की श्रेणी में आता है। ठीक है ना। ये बाल श्रम अधिनियम बनाया गया था 1986 में, ये आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोगों को देखते हैं, बताते हैं, इंपॉर्टेंट ही पढ़ना है बस। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन है, निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2009 ये राजस्थान में कब लागू किया गया था? तो देखो, ये इसको लागू किया गया था अप्रैल 2010 में। कब किया गया था? अप्रैल 2010 में। जबकि इसकी रियलिटी में आपको बता दूं, सीरीज़ ऐसी बात नहीं है कि सीरीज़ों में गड़बड़ी नहीं आती है, सीरीज़ों में भी गड़बड़ी खूब आती है, लेकिन आप लोग पहचान नहीं पाते हो। अब ये ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ सीरीज़ के अकॉर्डिंग तो सही है, लेकिन आप लोग जब आरटीई का अधिकार 2009 पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा, किसी कोचिंग के माध्यम से जब आप रीट की तैयारी करोगे आगे चल के, तब आपको पता चलेगा कि इसका राइट आंसर क्या है। सुनिएगा, आप लोगों को मैं राइट आंसर बता देता हूँ। ये फिलहाल में तो अप्रैल 2010 इसमें दे रखा है तो मैंने सही मान लिया, लेकिन रियलिटी ये है कि भाई जो आरटीई 2009 है उसको पूरे देश में लागू किया गया था अप्रैल 2010 में। 1 अप्रैल 2010 में पूरे देश में लागू किया गया था, पूरे देश में। लेकिन जम्मू कश्मीर में नहीं था ये, क्योंकि जम्मू कश्मीर में उस समय धारा 370 लगी हुई थी। ठीक है ना। तो जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ करके पूरे देश में लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। जबकि राजस्थान की बात करें भैया तो ये 1 अप्रैल 2011 को आया था राजस्थान में, जस्ट 1 साल बाद। इसलिए यही कन्फ्यूजन बच्चों को दिमाग ख़राब कर देता है कि सर आपने सीरीज़ में भी गलत पढ़ाया। भैया सीरीज़ में लिखा ही यही है तो मैं पढ़ाऊँगा भी वही, इसलिए फिर आपको मैं डाउट भी क्लियर कर रहा हूँ। अगर पूछा जाए, पूरे भारत की पूछा जाए कि कब लागू किया गया, तो 1 अप्रैल 2010 को जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ करके। जबकि राजस्थान में रियलिटी यही है कि इसको 1 अप्रैल 2011 को राजस्थान में लागू किया गया था। समझ में आ गया। ये सीरीज़ में यहाँ पर गलत दे रखा है, वास्तविकता तो यही है कि गलत दे रखा है। चलो फिर भी हम मान लेते हैं सीरीज़ के अकॉर्डिंग, मैंने आपको असलियत बता दी है। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। ठीक है ना। ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम कैसी शिक्षा पर बल देता है? क्या शिक्षक केंद्रित शिक्षा पर या बाल केंद्रित पर? तो याद रखना, जो आरटीई का अधिकार 2009 है ये बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देता है। क्योंकि हर चीज़ बच्चे को, विद्यालय कैसा होना चाहिए? बच्चे के अकॉर्डिंग होना चाहिए, विद्यालय के नियम बच्चों के अकॉर्डिंग होने चाहिए, पाठ्यक्रम भी बच्चों के अनुसार बनाया जाना चाहिए, क्षमता के अनुसार। तो ये चीज़ें हैं, ये हर तरीके से बच्चे की बाल केंद्रित शिक्षा के प्रति ध्यान देता है आरटीई 2009। आया समझ में। अगला क्वेश्चन है कि जिस अधिनियम के अंतर्गत बच्चों को शिक्षा के अधिकार मुहैया कराने माता पिता अभिभावक का मूल कर्तव्य घोषित किया गया था, वो कौन सा संशोधन था? तो जल्दी बताएंगे किस अधिनियम की बात की गई थी साथियों? वो 84वां संविधान संशोधन हुआ था, 84 नंबर का संविधान संशोधन हुआ था। अगला क्वेश्चन है,
राजस्थान में कक्षा 1 से 12 तक सभी विद्यार्थियों के लिए राजकीय शिक्षण शुल्क से कम मुक्त कर दिया गया था कि कोई भी सरकारी विद्यालयों में बच्चों से फीस नहीं लेगा। इस बात की पुष्टि कब की गई थी भाई, कब लागू हुआ था? 22 सितंबर 2008 को लागू हुआ था। आया समझ में कि कोई भी सरकारी स्कूल में बच्चे के एडमिशन के लिए कोई भी फीस नहीं लेगा या उनके शिक्षण का कोई शुल्क नहीं लेगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। भैया वीडियो को लाइक तो कर दो यार, कम से कम लाइक ही कर दिया करो। अगला क्वेश्चन है अपना कि राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का कार्यालय राजस्थान में कहाँ पर बना हुआ है? बताओ भाई। राजस्थान में है अपने जयपुर जिले में। कहाँ पर है? जयपुर जिले में है। याद रखना आप लोग कि राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का कार्यालय जयपुर जिले में है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आईसीपीएस का पूरा नाम। आईसीपीएस का पूरा नाम क्या है? तो आप लोगों को याद रखना, समेतिक बाल संरक्षण योजना। समझ में आया? समेतिक बाल संरक्षण योजना। ओके। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। ये फिलिप एरिस का कथन है और ये आपको याद रखना है कि बचपन एक प्राकृतिक घटना ना होकर के समाज की रचना होती है। ये मत किसका था? ये कथन किसका था? फिलिप एरिस का था। ठीक है ना, जो विशेष अभिजात वर्ग के बच्चों के प्रति अपनी धारणा रखते थे, फिलिप एरिस। क्लियर? तो ये आप लोगों को परिभाषा याद रखनी है कि बचपन एक प्राकृतिक घटना ना होकर के एक समाज की क्या है? रचना है। फिलिप एरिस का कथन था भाई। चलिए, स्वस्थ बचपन के विकास में किसकी भूमिका होती है? बहुत सिंपल है भाई, माता पिता की भूमिका होती है। ठीक है ना, या परिवार होता तो परिवार कर देते। शुरुआत में बचपन की बात की जा रही है इसलिए। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे कि भाई, अगला क्वेश्चन है हमारा, देखेंगे, ये देखिएगा, संरक्षण के अधिकार से क्या तात्पर्य है? संरक्षण का मतलब क्या होता है? बच्चों को दुरुपयोग के किसी भी स्वरूप से बचाया जाना चाहिए, ये भी बच्चों का संरक्षण का अधिकार है। बच्चों को उपेक्षा से बचाया जाए, बच्चों को शोषण से बचाया जाए, ये सब के सब क्या है? संरक्षण के अधिकार के तहत आते हैं। यही बच्चों का संरक्षण कहलाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने वन लीनियर क्वेश्चनों की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, इनको तो आप कर ही देंगे हालांकि। कि भाई प्रश्न है, प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल जाने की कौन सी अवस्था होती है? तो आप लोग जानते हो, बाल्यावस्था होती है या मध्य अवस्था कह सकते हैं। बच्चा कब स्कूल जाता है? जब 6 वर्ष का हो जाता है। ठीक है ना, तो मध्य बचपन कह सकते हो या बाल्यावस्था कह सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि भाई आप जानते हो इस चीज़ को कि कानूनी तौर पर व्यक्ति किस आयु में वयस्क माना जाता है? गवर्नमेंट ने वयस्क व्यक्ति के लिए कितनी उम्र निर्धारित की गई है? 18 वर्ष। कम से कम कितना होना चाहिए? 18 वर्ष का जब तक व्यक्ति नहीं होगा वो ना तो कार्य कर सकता है, वरना बाल श्रम की श्रेणी में आएगा, और उसको वयस्क व्यक्ति की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा, ना वो वोट दे सकता है, मत भी नहीं दे सकता वो अपनी चुनाव प्रणाली के अंदर। तो वो 18 वर्ष कम से कम होना चाहिए। देखो अगला क्वेश्चन है भाई, बचपन की अवधारणा। बचपन की अवधारणा की उत्पत्ति का श्रेय मैंने आपको पहले ही बता दिया था, कौन थे? रूसो थे। क्लियर? अब अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, देखिए भाई, हाँ, बचपन को प्रभावित करने वाले कोई 2 कारक कौन कौन से हैं? तो आप लोग जानते हो बचपन में एक तो माता पिता की भूमिका इम्पोर्टेंट होती है और दूसरी अपने खेलों की भूमिका भी इम्पोर्टेंट होती है। यही बचपन को प्रभावित करते हैं। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है भाई, आईपीईसी का पूरा नाम। ठीक है भाई, आईपीईसी का पूरा नाम है इंटरनेशनल प्रोग्राम फॉर एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर, यानी हिंदी में बात करें तो बाल श्रम के उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम। ये आईपीईसी का पूरा नाम हो गया। अगर आपसे पूछा जाए यूएनओ का पूरा नाम क्या है, तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी हिंदी में बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ। इसको तो आप सभी जानते होंगे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लास को प्लीज़ लाइक कर दिया करो भाई। बस इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। आप लोग ये समझ लीजिए, अगर आपने 30 मिनट मेरे साथ पढ़ लिया तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की उन 2 एजेंसियों के नाम बताओ जिनका संबंध बच्चों के कल्याण से है और वे वर्तमान में बच्चों के कल्याण के लिए काम कर रही है। एक तो हमने पहले पढ़ ही लिया ऊपर, जिसका नाम है यूनिसेफ, और दूसरी कौन सी है? यूनेस्को। ये ऐसी 2 संस्था हैं, यूनिसेफ और यूनेस्को, जो बच्चों के कल्याण के लिए काम करती हैं।
ठीक है ना, ये संयुक्त राष्ट्र संघ एजेंसी के द्वारा बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बच्चों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता सबसे पहले कब महसूस की गई थी? कब महसूस हुई थी? 1924 में हुई थी भाई। कहाँ की बात है? कहाँ की बात है? जेनेवा के अंदर 1924 में जेनेवा के अंदर एक सम्मेलन हुआ था। उस राष्ट्रीय सम्मेलन के अंतर्गत बात की गई कि बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए और उनको कुछ अधिकार भी देने चाहिए। तो ये जेनेवा की बात थी ये। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है भाई, संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार संधि पत्र 1989 के कौन कौन से प्रमुख भाग हैं? तो 4 भाग थे उसके, याद रखना आप लोगों को। पहला भाग था जीवन का अधिकार को दिया जाए, विकास का आधार, संरक्षण का आधार और सहभागिता का आधार। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना भाई, अच्छे से याद रख लेना। संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार संधि पत्र 1989 के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं? अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिखाते हैं कि भाई शिक्षा के अधिकार विषय में आप क्या जानते हैं? शिक्षा के अधिकार का जो विषय है उसके बारे में आप क्या जानते हैं? आरटीई के बारे में आप क्या जानते हैं? राइट टू एजुकेशन, यानी कि बच्चा जब 6 से लेकर के 14 वर्ष की उम्र के बीच में होता है तो उस आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का एक अधिकार होता है। यह 86वां संविधान संशोधन अधिनियम में हाल ही में समाविष्ट अनुच्छेद 21 के तहत में इसको आरंभ किया गया था। यानी कि इस अधिकार में क्या लिखा हुआ है कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। और ये निःशुल्क शिक्षा देने की बात, ये अब संविधान संशोधन कब हुआ था? ये 86वां संविधान संशोधन था हमारा, जिसमें आरटी एक्ट बनाया गया था। और हमारे संविधान के कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है? ये अनुच्छेद नंबर 21 का भाग के, ये भी आप लोगों को याद रखना। इसमें निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है। आया समझ में? चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, ये लो भाई, देखो हर जगह पर यही लिखा हुआ है, अनिवार्य निःशुल्क बाल शिक्षा अधिकार राजस्थान में कब लागू हुआ था? लेकिन मैं आपको बता दूं, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, अप्रैल 2010। अगर आपको इस सीरीज़ के अकॉर्डिंग चलेंगे तो अप्रैल 2010 करके आना, अगर आप मेरे अकॉर्डिंग चलेंगे तो राजस्थान की बात आएगी तो 1 अप्रैल 2011 करके आना। बताओ भाई, ये आपके ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, ये आपके ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ऑप्शन क्या मिलेगा पेपर में। ठीक है ना भाई, इस तरीके से काम करना चाहिए। ओके, अगला क्वेश्चन है भाई कि 86वां जो संविधान संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन को किसने प्रोत्साहित किया था? क्या क्या सिफारिशें उसमें रखी गई थी? तो सुनिएगा, 86वां संविधान संशोधन 2 समितियों की सिफारिश पर बना था भाई, 2 समितियों की सिफारिश पर। पहली समिति थी शिक्षा आयोग व दूसरी समिति का नाम था सेकिया समिति। 2 समिति थी, एक तो शिक्षा समिति और शिक्षा आयोग, दूसरा था सेकिया समिति। 1986 की शिक्षा नीति के पुनर्वलोकन पर 1990 में राममूर्ति समिति की रिपोर्ट में शिक्षा के अधिकार को एक मूल अधिकार के रूप में पहचान मिल गई। शिक्षा का अधिकार लागू करने के जन आकांक्षाओं के परिणामस्वरूप बहुत सी सरकारों ने इसे मूल अधिकार बनाने हेतु संविधान संशोधन लाने की दिशा में कार्य भी किया था, जिसने दिसंबर 2002 में 86 में संविधान संशोधन का रूप ले लिया। और 86 में संविधान संशोधन हुआ था दिसंबर 2002 में, और इसको बना दिया आरटीई एक्ट। क्या बना दिया? आरटीई एक्ट घोषित कर दिया कि बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। आया समझ में भाई? आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, याद रखना इसको भैया। अगला क्वेश्चन है, 29 दिसंबर 2006 में पारित एक्ट द्वारा किस आयोग की स्थापना की गई थी? आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है भाई? चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है कि अगर कोई बच्चा मुसीबत में फंस जाता है तो आप किस नंबर पे कॉल करेंगे? 1098 नंबर पे कॉल करेंगे। बस यही चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है। ये क्वेश्चन 2019 में आ चुका है, समझ में आ गया भाई? 1098 यही हमारा चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है। ओके, अब बताओ राजस्थान में चाइल्ड हेल्पलाइन सेवा कहाँ पर संचालित की गई है? तो राजस्थान में 4 जगह पर चाइल्ड हेल्पलाइन सेवा है भाई। एक तो जयपुर, उदयपुर, कोटा और अलवर, इन 4 जिलों के अंदर राजस्थान में मात्र ये 4 शहर हैं जहाँ पर चाइल्ड हेल्पलाइन सेवा संचालित की गई है। ओके, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ग्रामीण क्षेत्रों में सुनते भी होंगे कि दत्तक ग्रहण कार्यक्रम क्या है? दत्तक का मतलब होता है साथियों गोद लेना। क्या होता है?
गोद लेना। हिंदी भाषा में समझा दूं मैं इसको आपको कि दत्तक ग्रहण एक ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से वास्तविकता माता पिता से स्थायी रूप से अलग हो चुका बच्चा दत्तक ग्रहण करने वाले नए माता पिता के पास जाकर के उनकी वैध संतान बन जाता है। इसका मतलब जैसे किसी संपत्ति के कोई बच्चा नहीं हुआ तो वो किसी दूसरे का बच्चा क्या ले लेंगे, गोद ले लेते हैं। और कैसे लेते हैं, कानूनी तौर पर लेते हैं, बिल्कुल कोर्ट से लिखावट वगैरह सारे काम करके ऑथेंटिक रूप से उसको लेते हैं, संवैधानिक रूप से यानी वैधानिक रूप से उसको अपना पुत्र बना लेते हैं। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, दत्तक ग्रहण कार्यक्रम कहलाती है। अब आ गया समझ में। अगली बात करते हैं विशेष गृह क्या होते हैं भाई। ये विशेष गृह भी एक जेल होती है। जेल कैसी होती है कि भाई विशेष गृहों में विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर किशोरियों को दंडनीय अवधि के लिए यहाँ पर रखा जाता है। ये विशेष गृह जैसे मान के चलते हो आप किसी भी विधि का उल्लंघन कर रहे हो, क्या कर रहे हो, उल्लंघन कर रहे हो, तो भाई जो भी अपने किशोर किशोरी होते हैं यानी 18 वर्ष के आसपास के जो बच्चे होते हैं ना, उनके लिए अलग से जेल बनाई जाती है, ठीक है ना। उनको बोलते हैं विशेष कारागृह या फिर गृह। ओके, ये आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन है, देखो भाई अगला क्वेश्चन है कि बाल अधिकारों की रक्षा के लिए भारत सरकार ने 2007 में कौन सा आयोग स्थापित किया था, बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग। ओके, अगला क्वेश्चन पूरा नाम बताएंगे आपको। SCPCR का पूरा नाम है स्टेट कमीशन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, यानी कि बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राज्य आयोग। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखते हैं, ठीक है भाई। देखो, जैविक अवधारणा व सामाजिक अवधारणा के रूप में बचपन को समझने के क्या क्या मायने हो सकते हैं, जरा बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़ना है, फिर उसके बाद उत्तर को याद करना है। क्लास को लाइक करना है और बस अपनी रेगुलरिटी बना के रखो। भैया मुझे क्या मिल रहा है इससे, बताओ। पास तो तुम होंगे, ठीक है ना, तो मुझे क्या बेनिफिट होगा, थोड़ा सा इतना बेनिफिट होगा कि भाई आप लोग मेरी क्लास को देखेंगे तो थोड़ा सा व्यूज वगैरह मिलेगा, ठीक है, 2-4 रुपये इनकम होगी। इससे बड़ा तो मैं करोड़पति बनने वाला भी नहीं हूँ, मैं तो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब लग जाऊँगा, ठीक है ना, मेरा तो पोस्टिंग होने वाला है कुछ ही दिनों बाद। तो फिर आपको चिंता करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि भाई ये हमको पागल उल्लू बना रहा है। तो आप लोग ऐसा मत सोचिएगा, क्योंकि जिस व्यक्ति की सोच ही गलत होती है ना दोस्तों, तो वो आदमी गलत ही होता है पूरी तरीके से, उसको सारी दुनिया गलत ही नज़र आती है। तो मेरा कहने का मतलब ही यही है कि यार एक बात बताओ, मैं 5 वर्षों से जब बच्चों के साथ अच्छा ही करता आ रहा हूँ, तो क्या आपके बैच के लिए मैं अलग से गलत करूँगा? ऐसा नहीं है, सोच गलत होती है। लोग कमेंट कर देते, कुछ ऐसे होते हैं समाज के गलत लोग होते हैं, कुछ कीड़े होते हैं समाज के अंदर जो समाज को जीने नहीं देते, ठीक है ना। वो अच्छे लोगों के बारे में कभी सोचते नहीं है, वो हमेशा खुद के बारे में भी नहीं सोचते ना समाज के बारे में सोचते। तो हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं यार, साइकोलॉजी का मतलब ही यही होता है कि समाज के साथ में अपनी एक अवधारणा ऐसी बनाओ जो लोगों को उचित लगे। क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया, उत्तर क्या होगा देखो। जैविक अवधारणा में बच्चों को मात्र एक जैविक प्राणी के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसका अलग से कोई व्यक्तित्व या महत्व नहीं होता और ना ही उसे गंभीरता से कभी लिया जाता। वह अन्य प्राणियों के समान ही होता है, जिसकी कोई सोच नहीं होती। लेकिन वर्तमान में जैविक अवधारणा सामाजिक अवधारणा में बदल गई है, जिसमें बच्चा केवल जैविक छोटा प्राणी नहीं है, उसका अलग से व्यक्तित्व और उसका महत्व होता है। अब इन्हें गंभीरता से लिया जाता है, इन्हें समाज के एक हिस्से के रूप में स्वीकार किया जाता है। देखो, पुरानी जैविक अवधारणा में तो कोई वैल्यू नहीं होती थी बच्चे की, लेकिन अब सामाजिक अवधारणा में बदला है, थोड़ा दृष्टिकोण बदला। मैंने कहा नज़रें बदलो, नज़रिया बदलो, दुनिया बदल जाएगी। जब दृष्टिकोण ही बदल जाएगा तो सारी दुनिया आपको अच्छी लगने लगेगी। वही सिस्टम यहाँ पर है भाई, वही सिस्टम यहाँ पर है कि बच्चे को पहले कुछ मायने नहीं रखते थे बच्चे के प्रति, और अब क्या हो गया, जब उसको सामाजिक अवधारणा के प्रति देखा जाने लगा तो सोचते हैं कि भाई बच्चे तो भविष्य होते हैं, ठीक है ना, बच्चे तो हर परिवार का, हर देश का भविष्य होते हैं। तो मैं भी तो वही देख रहा हूँ आप लोगों में। तो आप भविष्य हैं, मेरे चैनल के भविष्य है, आप अपने परिवार के भविष्य हैं, इसलिए अपने उज्ज्वल भविष्य के प्रति आप लोग काम कीजिए, अपनी मेहनत कीजिएगा। समझ में आया? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अपना, देखिए, बचपन की ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में क्या मान्यता थी। बचपन की ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की बात करें, ऐतिहासिक दृष्टिकोण की अगर हम बात करें तो क्या मान्यता थी पहले। देखिए, बचपन एक प्राकृतिक घटना ना हो करके एक समाज की रचना है। तो सबसे पहले तो परिभाषा आपको याद रखनी फिलिप एरेज की है।
इतिहासकार फिलिप हैरिस ने अपनी पुस्तक का नाम भी याद रखना, सेंचुरीज ऑफ चाइल्डहुड, ये पुस्तक है इनकी इंपॉर्टेंट है। फिलिप हैरिस की पुस्तक पढ़ लो आप लोग, सेंचुरीज ऑफ चाइल्डहुड। मैं इस बात को उठाया कि इस विषय को कनिंघम द्वारा अपनी पुस्तक इन्वेंशन ऑफ चाइल्डहुड 2006 में लिखी, इसको आगे बढ़ाया था। भाई फिलिप हैरिस की पुस्तक जो थी सेंचुरीज ऑफ द चाइल्डहुड, इसमें एक बात लिखी कि जो कनिंघम ने अपनी पुस्तक में बात लिख करके गया, पुस्तक का नाम था कनिंघम की इन्वेंशन ऑफ चाइल्डहुड। इस इन्वेंशन ऑफ चाइल्डहुड पुस्तक में जो बात लिखी थी उसको आगे बढ़ाया था फिलिप हैरिस ने, और किस में लिख दिया अपनी पुस्तक सेंचुरीज ऑफ चाइल्डहुड में, जो मध्यकाल के बचपन से के ऐतिहासिक पहलुओं पर नजर डालता है, जिसे वे विश्व युद्ध के बाद 1950, 60, 70 के दशक की अवधि के रूप में संदर्भित करते हैं। हैरिस ने पुरानी पेंटिंग्स, समाधि पत्रों और स्कूल अभिलेखों का विस्तृत रूप से गहन अध्ययन कर पाया कि 17वीं शताब्दी से पहले बच्चों का प्रतिनिधित्व अल्पवयस्कों की तरह होता था। बच्चों को कुछ भी वैल्यू नहीं मानते थे जैविक अवधारणा के अनुसार। तब से इतिहासकारों द्वारा गुजरे जमाने के बचपन पर काफ़ी शोध किया गया। नवजागरण काल के दौरान यूरोप में बच्चों का कलात्मक प्रदर्शन नाटकीय रूप से बढ़ गया, तथापि इसने बच्चों के प्रति सामाजिक रवैये को प्रभावित भी नहीं किया। ये फिलिप हैरिस कुछ ऐसा ही व्यक्ति था, इसने तो नहीं बदला नजर, दृष्टिकोण ही नहीं बदला। अब आप लोग देखिएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है कि भाई संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो बाल अधिकार की अवधारणा दी गई थी वो क्या थी। इंपॉर्टेंट है, चाहे प्रश्न ये भी आ जाए कि बाल अधिकारों की कल्पना के विकास की आज के परिप्रेक्ष्य में क्यों आवश्यकता पड़ती है। प्रश्न कुछ भी आ जाए, दोनों एक ही बात है, आंसर क्या होगा सुनिएगा आप लोग। हमारे समाज में बच्चों से संबंधित कई मान्यताएं काफ़ी समय से पहले चली आ रही हैं। जैसे बच्चे अति संवेदनशील होते हैं, वो विभिन्न परिस्थितियों में जीते हैं, उनकी कुछ आकांक्षाएं भी होती है, उनमें क्षमताएं होती है, वे अपनी पहचान चाहते हैं। हमें उन्हें समझना चाहिए और उनका ध्यान रखना चाहिए। कुछ ऐसी अवधारणाएं हमारे मन में चलती रहती हैं। इन सभी बातों में समाज की बच्चों के प्रति संवेदनशीलता तथा दया तो झलकती है, परंतु यह प्रतीत भी होता है कि बच्चों का महत्व वयस्कों के समान नहीं होता, क्योंकि अधिकार सिर्फ वयस्कों का हो सकता है, बच्चों का नहीं। ऐसा गलत है। ये मान्यता कहीं ना कहीं बच्चों को उन अवसरों से दूर कर देती है जो उनके बेहतर विकास के लिए होती है। यदि गौर से हम देखें तो बच्चों के हितों को अत्यधिक नुकसान पहुंचाने वाली प्रथाएं, सामाजिक परंपराएं, सांस्कृतिक प्रवृत्तियों का हिस्सा होती हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमेशा विद्यमान बनी रहती हैं और चलती रहती हैं। इसलिए भैया अतः केवल कानून पारित कर देना ही काफ़ी नहीं होता बच्चों के लिए, वरन इसके लिए सतत और शैक्षिक जागरूक प्रयास, क्षमता निर्माण, ये सब काम करना जरूरी है। जन्म से पहले, गर्भावस्था तथा जन्म के बाद 18 वर्षों तक बच्चे अपने बड़ों के संरक्षण में रहकर के अपना जीवन यापन करते हैं। सभी बच्चे अपना बचपन मूलभूत सुविधाओं और अधिकारों से गुजारते हैं। उन्हें स्वाधीनता तथा शांति तथा न्याय मिले। स्वाधीनता के वातावरण में सामाजिक प्रगति और जीवन को बेहतर बनाने का अवसर उनको प्राप्त हो, ये सब के सब उनको मौके दिए जाने चाहिए। समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भाई देखो काफ़ी लंबा क्वेश्चन था। देखो प्रमुख बाल अधिकार क्या है, प्रमुख बाल अधिकार क्या है, कौन कौन से बाल अधिकार हैं। कुछ बुनियादी अधिकारों की हम बात करेंगे जो सरकार के द्वारा बनाए गए थे। क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। देखो बच्चे किसी भी समाज के लिए होते हैं ना, वो रीढ़ की हड्डी के समान है। उनका सकारात्मक व रचनात्मक बचपन भविष्य में सामाजिक आर्थिक विकास के केंद्र बिंदु बन जाते हैं। पर यह तभी संभव होता है जब उन्हें कुछ बुनियादी अधिकार दिए जाए। बुनियादी अधिकार कौन कौन से, जैसे जन्म लेने का अधिकार, जीवित रहने संरक्षण पाने का अधिकार और शिक्षा का अधिकार। ये उनके कुछ बुनियादी या प्रमुख बाल अधिकार हैं। चलिए हम एक एक की बात कर लेते हैं। जन्म लेने का अधिकार, बताओ भाई कोई जन्म लेने से रोक सकता है क्या। बच्चे की माँ के गर्भ में आते ही यथा समय जन्म लेने का अधिकार हो जाता है कि सुनिश्चित करना जरूरी है कि माँ की उचित देखभाल की जाए ताकि बच्चा गर्भ में पूर्ण रूप से स्वस्थ रहे और यथा समय पर जन्मे। बच्चे को जन्म से रोकने का प्रयास गर्भस्थ बच्चों के अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है और उसे कानून में एक अपराध माना गया है। ये याद रखना, भारतीय दंड संहिता की धारा 312 में गर्भपात कराने वाले व्यक्ति को या मां को याद रखना अपराधी घोषित किया गया है और धारा 313 के अंदर 14, 15 और 16 में ऐसे प्रावधान भी उनको दंडित दिए गए हैं जिनमें अजन्मे बच्चे की सुरक्षा की बात की गई है। दुर्भाग्यवश अजन्मे बच्चे की रक्षा हेतु बनाए गए कानूनों को गुप्त रूप से उल्लंघन किया जाता है। देखो कुछ लड़के जैसे मान के चलते हो, गर्भस्थ अवस्था होती है तो उसमें बहुत सारी माँ होती है, बहुत सारे परिवार होते हैं, किसी की लड़कियाँ हो जाती हैं तो अब सोचते हैं लड़का नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो समाज है ना वो कैसा है,
पुत्र प्रधान समाज है, ठीक है ना, पुत्र प्रधान समाज है। हर व्यक्ति को, हर दंपत्ति को पुत्र की आवश्यकता ज़्यादा होती है, तो वो क्या करते हैं, चेक करवा लेते हैं, अपने गर्भ को चेक करवा लेते हैं, लड़का है या लड़की, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, गर्भपात करवाते हैं। भैया कि ये कानूनी अपराध माना गया है सरकार के द्वारा, ठीक है ना, संविधान में इसको कानूनी मान्यता नहीं दी गई, इसको गैर कानूनी घोषित किया गया और सजा भी है इसके साथ साथ। अगला जो अधिकार है हमारा वो है जीवित रहने तथा संरक्षण पाने का अधिकार, ठीक है ना। कौन सा अधिकार है, जीवित रहने और संरक्षण पाने का अधिकार। माँ के गर्भ में दुनिया में अवतरित होने के पश्चात बच्चे का विकास और वृद्धि के लिए सभी प्रकार के संरक्षण का अधिकार उसको चाहिए। शिशु मृत्यु दर के आंकड़ों पर नजर हम डालें तो पता चलता है कि निर्धन वर्ग में बाल उत्तरजीविता लगभग 80% है, मध्यम वर्ग में 85% और उच्च वर्ग में 89%। बहुत ही कम बच्चे जीवित रह पाते हैं सुरक्षा की वजह से। बच्चों की उत्तरजीविता के लिए किए जाने वाले प्रयास और उपायों को प्राथमिकता प्रदान करना चाहिए ताकि बच्चे की उत्तरजीविता और संरक्षण की अधिकारी की रक्षा की जा सके, ठीक है ना, अधिकारों की रक्षा हो जाएगी उससे। फिर है शिक्षा का अधिकार। प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देना चाहिए। अधिकारों को, इस बच्चे के इन अधिकारों को माता पिता, अध्यापक, समाज तथा सरकार ही पूरा कर सकती है। संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रत्येक नागरिक को जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार है। जीवन के अधिकार में शिक्षा का अधिकार भी शामिल होता है। उच्चतम न्यायालय के द्वारा एक मानव के रूप में जीवित रहने के लिए शिक्षा के महत्व पर भी बल दिया गया था और शिक्षा के अंतर्गत बच्चों को पूर्व प्राथमिक मौखिक शिक्षा, सामान्य ज्ञान और नैतिकता का अधिकार भी दिया गया था। अब बात करते हैं बाल श्रम एक टिप्पणी है। क्या है बाल श्रम एक टिप्पणी, बाल श्रम पे ऊपर बताएंगे हम क्या करेंगे। तो आप लोग तो जानते होंगे बाल श्रम होता क्या है, इसको आप आसानी से लिख भी सकते हो। सबसे पहले तो बच्चों के अधिकारों को अनदेखा करना है, इस पर एक टिप्पणी लिख रही है। बच्चे के अधिकारों को आज भी अक्सर अनदेखा किया जाता है। उनके खेल कूदने की, शिक्षा प्राप्ति, भरण पोषण में उनके अधिकारों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। उनके अधिकारों से संबंधित नियमों और नीतियों बन जाने के बावजूद भी इन नियमों और नीतियों में कुछ हद तक कम ध्यान दिया जा रहा है। ऐसे बच्चे असंख्य हैं जिन्हें मूलभूत आवश्यकता उपलब्ध नहीं हो पाती। ऐसे बच्चे भी हैं जिनको दुकानों, होटलों आदि पर काम पे लगा दिया जाता है। ऐसे बच्चे अनेक आनंदमयी बचपन गुजारने से वंचित रह जाते हैं। उन्हें विद्यालय भेजने के बजाय उन्हें काम पर लगा दिया जाता है। बाल श्रम की पीड़ा को सहने पर बच्चा गुजरने लगता है और वो शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। तो क्या बनाया गया, एक बाल श्रम बनाया गया था। वर्ष 1947 में देश के लोगों से बनी सरकार ने बच्चों की शिक्षा के प्रसार प्रकार के लिए अनेक कदम उठाए, किंतु इसके बाद भी असंख्य बच्चे आज भी बहुत ज़्यादा मात्रा में बाल श्रम जैसे काम करने से जूझ रहे हैं। यूनिसेफ के अनुमानों के अनुसार भारत में 5 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों की संख्या लगभग 12% है जो बच्चों का शोषण कर रही है, ठीक है ना। लगभग 12% बच्चे पूरे भारत के, उन्हें बाल श्रम से संबंधित गतिविधियों में लगा दिया जाता है। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत में लगभग 65 मिलियन युवा बेरोजगार काम की तलाश कर रहे हैं और लगभग 60 मिलियन बच्चे मजदूरी करने को विवश हैं। बाल श्रम का मतलब क्या होता है समझिएगा आप लोग, मैं बता देता हूँ, ऑलरेडी आपको पहले बता चुका हूँ। ऐसा कोई भी कार्य जो बच्चों का शारीरिक और मानसिक रूप से और नैतिक रूप से शोषण करे या नुकसान पहुँचाता हो, उनकी शिक्षा के रास्ते में उत्पोधन क्या करता हो, अवरोध उत्पन्न करता हो, वो बाल श्रम कहलाता है। यानी 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम पर लगा दिया जाता है। अब देखेंगे सन 2000 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने 5 से 17 वर्ष के आयु वर्ग के लगभग 2460 लाख श्रमिक बच्चों को बाल श्रम में संलग्न होने का अनुमान लगाया था, जिसमें 1710 लाख ऐसे बच्चे कार्य में संलग्न थे जो शारीरिक और मानसिक और नैतिक विकास से पीड़ित थे। इसके अलावा 84 लाख बच्चे तथाकथित निष्कृष्ट बाल श्रम में संलग्न थे, जिसमें बंधुआ मजदूरी और जबरदस्ती कार्य करना, सशस्त्र युद्ध क्षेत्र में बच्चों का उपयोग करना, बच्चों को क्रय विक्रय करना, व्यावसायिक यौन शोषण में शामिल कुछ ऐसे बच्चे भी थे। हमारे देश में गरीबी, कुपोषण और अशिक्षा, अंधविश्वास ऐसी कुछ सामाजिक कुरीतियाँ होती हैं जो इन बच्चों को ऐसा बना देती है। समझ में आया? तो ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं कुछ अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना। तो ये तो आप लोग कर ही लेना। भारत के संविधान में बच्चों के किन किन अधिकारों की बात की गई है कि भाई 6 से 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा मिले, 18 वर्ष तक आयु को रोजगार पर नहीं लगाएं, आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए बच्चों के स्वस्थ दृष्टि से अनुपयुक्त रोजगार मिले और स्वतंत्र सम्मान की स्थितियों में स्वस्थ रूप से विकसित होने के लिए उन्हें समान अवसर और सुविधा प्रदान की जाए। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आरटी अधिनियम से क्या अभिप्राय है। ये बच्चों का आरटी निःशुल्क बाल शिक्षा अधिकार हो गया पूरे भारत के लिए। देखो ये आरटी एक्ट 2009 को लागू होना भारत के बच्चों के लिए ऐतिहासिक घटना है। प्रत्येक बच्चे को गुणवत्ता युक्त शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा मिले। इसका शीर्षक क्या था, यह सुनिश्चित करने में कि अधिनियम भवन के ढांचे का काम करता है और राज्य, परिवार व समुदाय की सहायता में इस दायित्व को पूरा करता है। निःशुल्क बाल केंद्रित
बाल मैत्रीपूर्ण शिक्षा दोनों को सुनिश्चित करने में इस तरह का राष्ट्रीय प्रावधान इस विषय में अनेक देशों में बनाया गया है, ठीक है ना, कुछ देशों में है लगभग, ये मान लीजिए। अगला क्वेश्चन है भाई कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में कौन कौन से बच्चों को अधिकार दिए गए हैं। सबसे पहला अधिकार है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिले, कोई भी बालक किसी प्रकार की फीस वगैरह नहीं दे, निःशक्त बालकों को निःशुल्क अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए, ठीक है ना, ये सुविधा दी गई थी। जहाँ 6 वर्ष से अधिक आयु के बालक को अगर विद्यालय में प्रवेश नहीं मिल रहा है तो उसे प्रवेश दिया जाएगा। किसी भी विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने की अगर व्यवस्था नहीं है तो बालक को अन्य विद्यालय में उसे ट्रांसफ़र किया जाएगा, यानी उसको टीसी दे दी जाएगी। और बालक को किसी भी राज्य के भीतर या बाहर किसी भी कारण से एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा करने के लिए स्थानांतरण करने का अधिकार भी उसको दिया जाएगा। ये आ गया समझ में। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये आप लोग समझ रहे कौन कौन से प्रावधान दिए गए हैं, वही एक ही बात है कि भाई वो शिकायत कर सकता है, अधिकारों के संबंध में कोई शिकायत है तो स्थानीय बालक को ग्राम अधिकारी को भी लिखित रूप में शिकायत कर सकता है। ये अधिकार दिए गए हैं शिक्षा के प्रति बच्चे को। ये विद्यालय के दायित्व में भैया, ये विद्यालय के दायित्व में आरटी अधिकार 2009 के प्रति विद्यालय के दायित्व कौन कौन से हैं ये भी आप लोगों को याद कर लेना अच्छे से। ओके, तो इस तरीके से ये शिक्षक के दायित्व हो गए। शिक्षक के दायित्व विद्यालय में उपस्थित होने में नियमितता समय का पालन करें, पाठ्यक्रम संचालित करना, समय सीमा को पूरा करना, प्रत्येक बालक की शिक्षा ग्रहण करने की सामर्थ्य का निर्धारण करना, माता पिता और अभिभावकों के साथ नियमित बैठक करना और अपने कर्तव्यों के पालन में बिल्कुल भी क्या नहीं करना, लापरवाही नहीं करना। छात्र शिक्षक अनुपात बनाए रखने की विद्यालय में पदस्थापित शिक्षकों को अन्य विद्यालय में सेवा नहीं करने दी जाएगी और कोई भी शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन नहीं करेगा। तो ये शिक्षक के कर्तव्य है, ये आप लोगों को याद रखना, ठीक है ना। तो बस इतना ही आप लोगों के लिए मैं बताऊंगा। और एक क्वेश्चन लास्ट ये है कि भारत में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब कब की गई थी, ठीक है ना। तो आप लोग बता रहे हैं कि 29 दिसंबर 2006 को ये एक्ट किया गया था पारित, जिसमें एक आयोग की स्थापना हुई थी, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की, ठीक है ना। ये संवैधानिक निकाय है जिसमें अध्यक्ष के अतिरिक्त 6 सदस्य होते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में काम करती है ये, जैसे बाल स्वास्थ्य, शिक्षा, बाल देखभाल, विकास, किशोर कानून, आयोग, बच्चे, इन सब के लिए काम करती है। आयोग को शिकायत पर जांच करने का अधिकार के साथ साथ नोटिस जारी करने का अधिकार होता है। बच्चों के संरक्षण एवं विकास से संबंधित कानूनों के अंतर्गत सुरक्षा हेतु निर्देश जारी करने का अधिकार होता है और आयोग ये सुनिश्चित भी करता है कि बाल अधिकारों को प्रभावी रूप से संरक्षण हो और इसके अतिरिक्त राज्यों को बाल विकासों से संबंधित अनेक योजनाएं के निर्देश दे सकता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। और लास्ट क्वेश्चन आपको ये याद रखना बस, राज्य द्वारा बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए। धन्यवाद साथियों, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो आप लोग। ओके बाय।